यह संविधान एक है और इस संविधान यह देश को चला रहा है। कोई व्यक्ति यदि संविधान को हाँकना चाहेगा, कोई देश इस संविधान के खिलाफ कोई देश का नेता जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। यह एआई भुट्टो का सिद्धांत है और इसीलिए एआई भुट्टो पूरे देश में जिंदा है, बचा हुआ है और वह ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार को हमेशा चुनौती देता है। हमारे डिमांड्स तो पूरे होंगे ही, आज हो कल हो, सत्ता आज है कल बदलेगी, यह हमारा विश्वास है। हम लड़ेंगे साथी, स्टेट में भी लड़ेंगे, केंद्र में भी लड़ेंगे और हम इनको हटा के रहेंगे, यह हमारा उद्देश्य है। अगर ये हमारे और हमारे देश के एम्प्लॉइज को इग्नोर करेंगे, हमारे देश के किसानों और इंटेलेक्चुअल को इग्नोर करेंगे, हमारे देश के स्टूडेंट को इग्नोर करेंगे और वे चाहेंगे कि पूरे देश की सरकारी संस्थाओं को कॉर्पोरेट के हाथ में दे दे, तो हम यह होने नहीं देंगे और इसके लिए खून बहाना पड़ेगा तो हम खून बहाएंगे, लेकिन लड़ेंगे अंतिम दम तक साथी। लड़ना महत्वपूर्ण है और जो लड़ाई लड़ता है वही बदलता भी है, वही बदलता भी है। हम जिस फेज में आ चुके हैं, अब आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। आप जानते हैं कि जो एनईपी का इशू है वह तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इशू बन गया है। जो सत्ता के साथ हैं उनके छोटी छोटी पार्टियां वो भी समझते हैं कि देश के साथ अन्याय किया जा रहा है, शिक्षकों और एम्प्लॉइज के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 7th पे कमीशन के गठन का सवाल हुआ था तो सेंट्रल एम्प्लॉइज फेडरेशन के तमाम लोग 2014 से ही लड़ रहे थे। 14 में नई ये सरकार आई थी, 15 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ था मई में, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और धीरे धीरे हम लोग भी लड़के उसको किसी तरह पा सके। लेकिन इनके मंत्री लगातार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी बोलते रहते हैं कि कोई अगला पे कमीशन गठित नहीं होगा, 8th पे कमीशन गठित नहीं होगा। सेंट्रल एम्प्लॉइज फेडरेशन के तमाम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कि बजट सेशन आने वाला है और बजट सेशन में 8th पे कमीशन के गठन की बात होनी चाहिए। अगर 8th पे कमीशन की बात नहीं होगी तो हम देश में स्ट्राइक करेंगे और देश को चलने नहीं देंगे। वास्तव में समय आ गया है कि 8th पे कमीशन गठित हो और जब सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए वह गठित होता है तभी यूजीसी कमीशन भी गठित होता है। इसीलिए वो हमारा भी इशू है। हमने चार्ट ऑफ डिमांड्स में इसको इंक्लूड किया है कि कंस्टिट्यूट 8th पे कमीशन, कंस्टिट्यूट 8th पे कमीशन। आप जानते हैं कि इसी सरकार जब शुरू में रेंग के सरकार चल रही थी वाजपेयी जी के समय में, तब उन्होंने ओपीएस को खत्म कर दिया। ओपीएस को खत्म कर हमारे तमाम नौजवान साथी जो कॉलेजों में आए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं, दूसरे सर्विस में आए हैं, उनको एनपीएस की बात कही जा रही है। आपके आंदोलन के प्रेशर पर, सेंट्रल एम्प्लॉइज के आंदोलन के प्रेशर पर और जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा आंदोलन चला रहे हैं उनके प्रेशर पर सरकार यूपीएस का भ्रमजाल फैला रही है। यूपीएस कुछ भी नया नहीं है, उसमें वो ठगने का एक माध्यम है। इसीलिए हम लोगों को इस पर स्ट्रिक्ट करना है कि केवल ओपीएस हमको चाहिए, हमको एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। साथ एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमको इस पर एकदम क्लियर कर स्टैंड रखना है और उनको झुकना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जब हिटलर को भी झुकना पड़ा था और तमाम जो हिटलर शाही करने वाले लोग इस दुनिया में खड़े हुए थे आज सब मिट चुके हैं। ये भी मिटेंगे आने वाले दिनों में, जो अपने ही देश के छात्रों का, शिक्षकों का, एम्प्लॉइज का, किसानों का हित नहीं देखकर केवल कॉर्पोरेट घरानों के हित में काम कर रहे हैं। विभिन्न जगह स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। मैं बार अपील करता हूं अपने शिक्षकों से कि अपने हित के लिए ही नहीं, देश के हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस देश के संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है,
आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपकी लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए एआई फुकचो कुछ मामलों में क्लियर कट है, बिल्कुल साफ साफ है। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में अपने प्रोफेशनल डिमांड्स को इंक्लूड किया है। हम उस पर बात भी चला रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। वो बैक डोर से कुछ कुछ बातें मान भी लेते हैं, कभी कभी ओरिएंटेशन डिप्रेशन का और तमाम चीजों को मान भी लेते हैं। उनको डर लगते रहता है कि जब भी बातचीत होगी तो जो वो लोग तर्क देंगे, जो वो बोलेंगे, शायद उनके पास बात नहीं है, इसीलिए वो बात करने से घबराते हैं। मैं चुनौती देता हूँ इस सरकार को, चुनौती देता हूँ यूजीसी चेयरमैन और सेक्रेटरी को कि एक बार वह एआई फुकचो से बात कर ले, उसका माइंडसेट बदल देंगे, माइंडसेट बदल देंगे। क्योंकि वो लोग भी टीचिंग बैकग्राउंड से आए, टीचिंग बैकग्राउंड से आए। हमारा कोई मेल प्रैक्टिसेस नहीं है, हम फेयर काम करते हैं, फेयर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और फेयर तरीके से लड़ते हैं। हमारे जो भी साथी हैं इस एआई फुकचो के अंदर, जो भी साथी हैं विभिन्न फेडरेशन के अंदर, स्टेट्स में जो हमारे लीडर्स हैं, वे हर जगह वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यह एक पॉलिटिकल फेज ऐसा है जहां सरकारें सुनती नहीं। ये केवल अंधे ही नहीं है, बहरे भी है, और इनका माइंड बिल्कुल माइंड सेट कहीं न कहीं जाके सीज हो चुका है, सीज हो चुका है, और इसीलिए वो किसी एम्प्लॉय से बात नहीं करना चाहते। साथियों, यह एक गजब का दौर है जो केवल चुनावी राजनीति करते हैं और किसी तरह सत्ता को खरीद के, बेच के, तोड़ के और ब्लैकमेल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऐसी सरकार ज्यादा दिन तक इस देश को चला नहीं सकती, ऐसी सरकार इस देश में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। और इसीलिए आप भरोसा रखिए कि आप जहां भी लड़ रहे हैं, जहां भी अपनी आवाजें उठा रहे हैं, आप देश हित में उठा रहे हैं, आप जनता हित में उठा रहे हैं। केवल अपने लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना विश्वास नहीं खोएंगे, आप अपना यूनिटी नहीं खोएंगे। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, इस मंच से कहने की जरूरत नहीं है कि सारे स्टेट्स में हमारे अंदर भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है। ये होता है, जब सत्ता बदलती है तो हमारे कुछ लोगों के सामने मृत्युस्ना आ जाती है। उनको लगता है कि यही सत्ता सर्वोपरि है। जिनको यह मृत्युस्ना है वो धीरे धीरे छटेगा, हमारी लड़ाई से छटेगा, हमारी यूनिटी से छटेगा, हमारे संघर्ष उनके मृत्युस्ना को तोड़ डालेगा। हम उस दौर में जा रहे हैं, और इसीलिए अगर सेंट्रल एम्प्लॉइज एसोसिएशन का कन्फेडरेशन आह्वान करेगा इस बजट सेशन के बाद कि देश में हड़ताल होनी चाहिए, तो हो सकता है एआई फुकचो भी आह्वान करे कि हम उस हड़ताल में शामिल होंगे। आपको अपने स्टेट में इसके लिए तैयार होना होगा, तैयार होना होगा। छोटी लड़ाई से बड़े हिटलर नहीं हट सकते इस देश। लड़ाई को थोड़ा फैलाना होगा, बढ़ाना होगा, व्यापक करना होगा। हमको दूसरे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन से, उनके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। और उसी मजबूती के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तभी एआई फुकचो को सफलता में मिलेगी। और देश आपकी तरफ देख रहा है। आप एक बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास है, आप अकेला होते हैं तो 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जब सैकड़ों में होते हैं तो लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप हजारों में होंगे तो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप खुद इमेजिन कीजिए। इसीलिए हनुमान को जब अपनी शक्ति का याद दिलाया जाता है तब लंका पर का नाश होता है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके जो इंटेलेक्चुअल पावर है आपके अंदर, वही समाज को बदलने का और नए रास्ते पर ले जाने का है। आप उस इंटेलेक्चुअल पावर का यूज कीजिए। समय आ गया है इस सरकार को चुनौती देने का, समय आ गया है एआई फुकचो को आगे बढ़ाने का। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो स्टेट के अंदर आपके कन्फ्लिक्ट है उनको बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि यह सरकार चाहती है क्लास में, कास्ट में, रिलीजन में अगर मांस बटा हुआ रहेगा